यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस वगैरह हम पढ़ चुके हैं। डायमेंशनल एनालिसिस हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं और उन्हीं से रिलेटेड है ये डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ही पार्ट है ये। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन हम लेते हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। क्या है डायमेंशंस? कि जब हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट लिखते हैं तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट किन किन फंडामेंटल यूनिट्स पे कितनी कितनी पावर लगा के बनती है, तो वो फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर लगती हैं उन पावर को हम उस डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स पे जो पावर लगाई जाती हैं किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो तब वे पावर कहलाती हैं उस डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस। तो सिंपली अगर इसको लिखें, डायमेंशंस of a physical quantity are the powers to which the units of base quantity कह लीजिए या फंडामेंटल क्वांटिटी कह लीजिए, units of base quantities are raised to express the unit of, उस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्वांटिटी हमें मिलती हों उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कोई डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। तो इस डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स पे जो पावर चढ़ाई जाएंगी उन पावर को बोलेंगे हम डायमेंशंस। जैसे एग्जांपल इसका लिया जाए कि भाई एक्सीलरेशन की डायमेंशंस हमें पता करनी है। अब एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की, सेकंड फंडामेंटल यूनिट है टाइम की। तो ये होगी फंडामेंटल यूनिट्स, और इन फंडामेंटल यूनिट्स की लेंथ की पावर है 1 और सेकंड की पावर है -2। तो ये 1 और 2 इस एक्सीलरेशन की डायमेंशंस हो गई। तो कैसे कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन आर 1 इन लेंथ, यानी जो मीटर की जो यूनिट थी, एंड -2 इन टाइम। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन आर 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो इस तरह से ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस ये 1 और 2 हैं, जो बेस क्वांटिटी पे हमने रेज किए हैं, चढ़ाई गई हैं। यही डेफिनेशन ऊपर आ चुकी है। उसी तरह से अगर हम फोर्स का एग्जांपल लें कि फोर्स की डायमेंशंस क्या हैं, तो फोर्स की यूनिट पता करिए क्या होती है। न्यूटन तो वैसे होती है, लेकिन उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में बोलेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। m मास है, यूनिट है kg। एक्सीलरेशन a है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट बनती है हमारी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं। मास जो है वो केजी जो है वो मास की यूनिट है। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी जो मास है उसकी यूनिट है केजी, उसकी पावर है 1। जो लेंथ है उसकी यूनिट है मीटर, उसकी यूनिट भी 1। और जो टाइम है उसकी यूनिट है सेकंड, उसको ऊपर ले जाऊँ तो -2। तो यहाँ हम फोर्स की डायमेंशंस कह सकते हैं कि फोर्स की डायमेंशन है मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2। तो ये तो है हुई हमारी डायमेंशंस। अब चलते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है अभी, ये तो यूनिट है इस फोर्स की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फोर्स की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर चढ़ाई गई हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स की पावर हैं इस फोर्स की डायमेंशंस। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड चलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा कि इस यूनिट को हम, जो फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम इनके कुछ सिंबल्स लिख देंगे। केजी को मास है तो कैपिटल M। एक बार मैं पहले इनको लिख देता हूँ कि इन यूनिट्स को हम किन सिंबल से शो करेंगे। तो पहले फंडामेंटल जो यूनिट क्वांटिटी है हमारी उन्हें लिख देता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटी थी हमारी लेंथ थी, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर। इनकी यूनिट होती थी, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट लेंथ की होती थी मीटर, मास की होती थी केजी किलोग्राम, टाइम की होती थी सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की होती थी एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला, और इसकी होती थी मोल। अब ये यूनिट्स तो हम इस तरह से यूज कर रहे हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट की टर्म में। लेकिन अब हम इसका जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो वहाँ फिर केजी नहीं लिखा जाएगा, वहाँ फिर इनके सिंबल लिखे जाएंगे। तो वो सिंबल मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, फिर फटाफट समझ में आ जाएगा। लेंथ में पहला लेटर जो L है वो हम डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए लेंथ की जगह पे हम L का इस्तेमाल करेंगे, या ये कह दीजिए कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हुआ L सिंबल या फिर डायमेंशनल फार्मूला। अगर मैं बड़े ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ तो बन जाता है डायमेंशनल फार्मूला, और ब्रैकेट में बंद नहीं करता तो हो जाता है केवल सिंबल। डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बड़े ब्रैकेट में ही हमें एक्सप्रेस करना है। मास का M ले लेंगे, तो अगर M लिखता हूँ मैं फिर सिंबल हटा देता हूँ ऊपर, यह है डायमेंशनल फार्मूला। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला हुआ M सिंबल है, बड़े ब्रैकेट में बंद किया तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया। टाइम T रहेगा, टेम्परेचर होगा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा एम्पियर का A आएगा इसमें, यहाँ इसमें E नहीं आएगा इसमें, यहाँ तक तो पहले लेटर का इस्तेमाल कर रहे थे हम। उसके बाद टेम्परेचर में केल्विन का K आएगा, अगर इसका भी T लिख देते हैं हम तो टेम्परेचर में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता। लुमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है CD, C कैपिटल और D स्मॉल, ये हो जाएगा इसका सिंबल, और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बड़े ब्रैकेट में करते ही, और इसका हो जाएगा MOL, E नहीं लगाएंगे। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये उनकी यूनिट्स, और ये इनके सिंबल, और सिंबल को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो इन फंडामेंटल क्वांटिटी के ये डायमेंशनल फार्मूले कहलाएंगे। तो अब मैं अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहूँ तो बस मुझे क्या करना है
कि इन फंडामेंटल यूनिट्स के मुझे सिंबल लिख देने हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा हो जाएगा, मास केजी है तो m, लेंथ मीटर है तो l, सेकंड टाइम है तो t और t की पावर -2, इनकी पावर 1 लगाओ ना लगाओ तो अंडरस्टूड है। अब इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है। ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसकी डायमेंशन, उसकी डेफिनेशन लिखने को आती है तो क्या लिखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ये शो करता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ किस तरह से रिलेटेड हैं किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। किस किस तरह से रिलेटेड हैं भाई, कोई 2 पावर के साथ है, कोई -2 पावर के साथ है, कोई 1 पावर के साथ है, कोई 3 पावर के साथ भी हो सकता है। तो कितनी कितनी पावर के साथ कैसे कैसे वो कितनी क्वांटिटी रिलेटेड है। कोई 2 क्वांटिटी हो सकती हैं, m ना हो, l और t ही हों, कुछ हो सकता है m और t ही हों। तो कितनी क्वांटिटी और किस तरह से रिलेट करती हैं, तो वो कहलाता है रिलेशन डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर डेफिनेशन हम लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूला it shows that which and how the base quantities या fundamental quantities are related to express a physical quantity। ये फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। इसे एक्सप्रेस करने के लिए ये मास, लेंथ और टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो किस तरह से आपस में रिलेट कर रही हैं, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। यहाँ लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mLT-2। अभी इक्वल नहीं लगाएंगे, इक्वल लगाते ही हो जाएगा कि अगर मैं एक तरफ फोर्स लिख देता हूँ और इक्वल लगा देता हूँ ऐसे, तो फिर ये हो जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही जिसमें इक्वल आता हो। तो अभी तक मैंने केवल इक्वल नहीं लगाया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, उसका एक्सप्रेशन ये, अभी तक ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। यानी वो एक्सप्रेशन जो केवल फंडामेंटल क्वांटिटी को किस तरह से रिलेट हो रही है ये शो करता हो। अगर एक तरफ वो फिजिकल क्वांटिटी लिख दी जाए और दूसरी तरफ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया जाए और दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, तो ये रिलेशन बन जाता है फिर हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। तो शॉर्ट में इसकी फटाफट चलते चलते डेफिनेशन लिख लेते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन when a physical quantity is equated with its dimensional formula, then this expression is called a dimensional equation। तो ये छोटी छोटी इक्वेशन डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट एक है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, फटाफट वो देख लेते हैं। चलिए उसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल बाद में कराता हूँ, पहले कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं, सम डायमेंशनल फॉर्मूले।
तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम करते हैं। यहाँ तो लिख देते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, यहाँ पे लिखते हैं उसकी यूनिट, और यहाँ पे लिखते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे कुछ शायद अच्छा रह जाएगा। कुछ क्वांटिटी लिख लेते हैं जो भी याद आए। सबसे पहले चलो फोर्स याद आया, सेकंड चलो एक्सीलरेशन याद आ गया, वेलोसिटी, डेंसिटी, चलिए वॉल्यूम डेंसिटी लिखा जा रहा है तो वॉल्यूम डेंसिटी लिख देता हूँ। लीनियर डेंसिटी भी होती है, सरफेस डेंसिटी भी होती है, तो वॉल्यूम डेंसिटी आ गया। चलो, और वर्क डन, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, चलिए इम्पल्स। चलिए पहले इनको देखते हैं, इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। सबसे पहले इनकी यूनिट हम बना लें, और यूनिट को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में उनको हम अरेंज कर लें। ऐसा नहीं है कि फोर्स की यूनिट यहाँ पे हम लिख दें न्यूटन, तो ये तो नहीं हो पाएगा। इसमें हम जिन फंडामेंटल क्वांटिटी से ये यूनिट बनी होगी वो फंडामेंटल क्वांटिटी तो इसमें दिखाई नहीं दे रही, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में ही हमें वो फॉर्मूला लेके आना है। तो अभी मैंने इसकी यूनिट बताई थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये याद नहीं आ रही तो कहीं रफ पे कर लीजिए कि भाई फोर्स का फॉर्मूला होता था F=ma। अब इसकी यूनिट हमें पता है, मास की kg होती है और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनको एक ही लाइन में अगर लिख दें तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके ऐसे, तो यूनिट तो ये बन गई, वो हमें यहाँ लिखनी है kg मीटर सेकंड की पावर -2। और अब इन यूनिट्स के सिंबल लिखने हैं बड़े ब्रैकेट में, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए मैंने अभी बताया ही था, मास को m लिखेंगे, लेंथ को मीटर है तो l लिखेंगे, और सेकंड को टाइम करके उसकी पावर -2। इनकी पावर 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। उसी तरह से एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाके माइनस कर लिया। अब इसमें भी मीटर है तो l कर लिया, सेकंड है तो टाइम कर दिया, और -2। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है LT -2। वेलोसिटी सेकंड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, सेकंड को ऊपर ले गए माइनस कर लिया। अब इनको बड़े ब्रैकेट में लिखा, मीटर है तो लेंथ और सेकंड है तो टाइम। ये लाइन में इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि अलाइनमेंट सा हो जाए। वॉल्यूम डेंसिटी ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा होगा आप लोगों ने। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की तो यूनिट होगी kg, वॉल्यूम तीन साइड की मल्टीप्लाई होती है, तीनों साइड लेंथ में मेजर होती हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। हालांकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हम करते हैं, लेकिन मेजरमेंट तो तीनों को हम मीटर स्केल से ही करेंगे, यानी लेंथ के रूप में ही नापेंगे। तो यानी इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब को ऊपर ले जाके -3 कर देंगे, तो यूनिट हो गई इसकी kg पर मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे शायद अब आप समझ गए होंगे कि मास को kg को मुझे m लिखना है, मीटर लेंथ है तो उसको l लिखना है, और ये पावर इस तरह से। वर्क डन की यूनिट, अब जूल कहने की ज़रूरत नहीं है, जूल तो साइंटिस्ट का नाम था, उससे तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो उसमें हैं वो तो नहीं आएंगी फंडामेंटल यूनिट्स, तो हमें फंडामेंटल यूनिट्स में लिखना है। तो याद आया कि भाई वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। रफ पे कर लेते हैं थोड़ा। फोर्स होता है F=ma और डिस्प्लेसमेंट है s। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मेजरमेंट लेंथ में होगा। तो F=ma, m हो गया मास यानी kg, एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s है डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, यानी अरे क्या कर दिया मैंने, सॉरी, मास हो गया केजी, एक्सीलरेशन की यूनिट हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो ये भी मीटर। तो अगर यूनिट देखी जाए तो वर्क डन की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर तो वर्क डन की यूनिट हो जाती है केजी, मीटर मीटर दो बार मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर, और सेकंड को ऊपर ले गए हम सेकंड की पावर -2। तो अगर डायरेक्ट यूनिट याद नहीं आ रही तो जहाँ से भी याद आ जाए वहीं से इसको फंडामेंटल यूनिट तक ले जाना चाहिए। तो हम अब वर्क डन की यूनिट तो यहाँ लिख लेते हैं, ये होगी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की -2, और अब इसको सिंबल के रूप में लिख के बना देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। केजी है तो मास हुआ m, मीटर है तो लेंथ हुई l, सेकंड है तो टाइम हुआ t, l की पावर 2 लगा दो और t की -2 लगा दो। ये हमारा आ गया वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। और ध्यान रहे वर्क डन की यूनिट भी जूल, जिसे हम जूल से याद रख रहे हैं। एनर्जी का निकालेंगे तो भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है, चाहे फिर वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो चाहे फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला यही आने वाला है। उसके बाद देते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जानते होंगे आप लोग, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाएं तो सेकंड की पावर हुई -1। तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट हो गई हमारी केजी मीटर पर सेकंड। तो यूनिट की जगह ये लिख देता हूँ केजी मीटर पर सेकंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं, केजी है तो मास हुआ m, मीटर है तो लेंथ हुआ l, और सेकंड है तो टाइम हुआ t। ये हो गया लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आता है टॉर्क। टॉर्क पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं। टॉर्क होता है किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूम जाए। मान लीजिए ये बॉडी है मेरे हाथ में, मैं इस पर यहाँ फोर्स लगाऊं तो ये ऐसे घूमने लगे, तो फिर जो हमने फोर्स लगाया है यहाँ पे और जहाँ से ये बॉडी घूम रही है, फोर्स और इस तक की डिस्टेंस अगर 90 डिग्री पे है, ये मैंने फोर्स लगाया मान लीजिए, और ये 90 डिग्री दोनों के बीच बन रहा है ये एंगल, तब ये फोर्स और इस लेंथ की डिस्टेंस कहलाती है हमारी टॉर्क। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर हमने फोर्स किसी एंगल पर लगा रखा है तो फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, 90 डिग्री के साथ जो एंगल बना 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा होगा कंपोनेंट वो। तो यानी ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस ही हुआ करीब करीब। तो टॉर्क हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, या फोर्स इनटू लेंथ ही हुई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हुआ, यहाँ पे एंगल वेंगल का कोई रोल नहीं है, एंगल की कोई यूनिट भी नहीं होती वैसे। तो यहाँ पे मैं फोर्स की यूनिट लिख देता हूँ, वही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस सही वही मीटर। तो मीटर मीटर दो बार आ गया तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। यही हो गया जो वर्क डन का आया था। देखो तो टॉर्क और वर्क डन टॉर्क, वर्क डन, एनर्जी, सभी तरह की एनर्जी, सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आने वाला है, वही mL2T-2। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, उन क्वांटिटी के नाम लिख सकता है, या ऐसी दो क्वांटिटी पूछ सकता है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हों। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूले याद रह जाते हैं, आपको भी याद रख सकते हैं, आप भी याद रख सकते हैं। अब आता है इम्पल्स। इम्पल्स चलो आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। इम्पल्स होता है कि जब कोई बड़ा फोर्स किसी बॉडी पे कम टाइम के लिए लगे।
बड़ा फोर्स किसी बॉडी पे कम टाइम के लिए लगे तो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट को बोलते हैं इम्पल्स, या टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं इसको कि फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू टाइम। कितना फोर्स कितने टाइम तक के लिए लगा, बड़ा फोर्स होना चाहिए, टाइम छोटा होना चाहिए, तो इसको बोल देते हैं फिर इम्पल्स। तो अगर F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम अगर हो सकता है, अगर टी कहो तो चलो ठीक है। तो फोर्स की यूनिट याद है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर हो गई -1। ये रफ का काम है। तो यूनिट का मुझे पता चल गया, इम्पल्स की यूनिट हुई केजी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं रहेगी। केजी मास है तो m, मीटर लेंथ है तो l, और सेकंड टाइम है तो t -1। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले बनाने की कोशिश करेंगे अपने आप भी बहुत सारे। और बाकी कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का हल किया जाए। तो आगे चलते हैं। अब इसके डेली लाइफ में एप्लीकेशंस डायमेंशनल एनालिसिस के, ये ऐसा ही बोझ हम पढ़ रहे हैं या जीवन में काम आने वाली चीज़ है। इसके एप्लीकेशन बड़े ही शानदार हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इतना अच्छा ये टॉपिक है। तो इससे पहले वो जो डायमेंशन, उसकी एक डेफिनेशन रह गई थी वो करा देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी यानी एक जैसी, समरूपता हिंदी में बोल सकते हैं। अगर किसी डायमेंशनल इक्वेशन को देखा जाए, डायमेंशनल इक्वेशन मैंने बताई थी, इक्वल टू के एक तरफ वो फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी तरफ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो, या डायमेंशनल इक्वेशन ना हो, कोई कैसी भी इक्वेशन हो, सब में लागू होगा वो। किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दोनों तरफ उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब है किसी इक्वेशन में दोनों तरफ की डायमेंशंस होमोजीनियस हों, यानी एक जैसी हों। दोनों तरफ जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उसकी दोनों तरफ की पावर सेम होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन वैलिड होगी, अदरवाइज वो इक्वेशन रॉन्ग होगी, इनवैलिड होगी। तो यहाँ हम किसी इक्वेशन को चेक भी कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या नहीं। जैसे आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। अगर फर्स्ट इक्वेशन आप लिखें कि v = u² + at, आपके याद नहीं है और आपने ऐसे लिख दिया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आती हैं क्या। अगर दोनों तरफ की हर जगह की, प्लस का मतलब है हर एक टर्म, प्लस से इधर की प्लस से उधर की भी, सब की डायमेंशंस वही आनी चाहिए जो इधर की इस क्वांटिटी की हैं। L और T इसमें होंगे LT-1, तो यहाँ भी LT होने चाहिए, यहाँ भी LT होने चाहिए, और ऐसे ही होने चाहिए LT-1। इसकी भी LT-1 आनी चाहिए, इसकी भी LT-1 आनी चाहिए। कोई माइनस के बाद होती है उसकी भी LT-1 आनी चाहिए थी। यानी हर एक टर्म की डायमेंशन वही आनी चाहिए जो लेफ़्ट साइड में दी गई क्वांटिटी की है। इसे बोलते हैं फिर होमोजीनिटी। अगर ऐसा नहीं है कि इधर जो है पहले वाली टर्म की LT-2 या L कुछ और आ गया, L2T-2 वगैरह आ गया, तो इसका मतलब है फिर ये इक्वेशन ठीक नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वहाँ पे काम आता है। तो इस बात को मेरी समझ गए होंगे। तो इसको लिख देंगे, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द
powers of corresponding physical quantities, base quantities, powers of base quantities, क्या हो जा रहा है, on both sides of an equation are the same. कोई डायमेंशनल फार्मूला हो, कोई इक्वेशन हो, उनकी दोनों तरफ की कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म होंगी सब में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखते हुए दोनों साइड की पावर सेम आनी चाहिए। एग्जांपल मैंने बताया अभी, अगर प्रॉपर इक्वेशन हम v = u + at लिखें तो हम जानते हैं वेलोसिटी है ये v, अभी इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखा था, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है मीटर और ये सेकंड, इनकी डायमेंशंस 1 और -1 हैं। तो यहाँ u भी तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, डायमेंशनल फार्मूला तो वही रहेगा, प्लस अगर a को मैं कहता हूँ तो ये एक्सीलरेशन है मीटर/सेकंड², ये डायमेंशनल फार्मूला a का हुआ, ये t टाइम है, इसका डायमेंशनल फार्मूला t हुआ, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो t⁻1 इस t⁻2 से ऐड होके ये भी LT-1 आ जाएगी। तो यानी a × t दोनों की डायमेंशन की मल्टीप्लाई करके और वही हमारा LT-1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हर एक टर्म की डायमेंशन सेम आ गई। L की डायमेंशन यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, t की डायमेंशन यहाँ -1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है, t की पावर। तो दोनों तरफ की होमोजेनिटी साफ साफ दिख रही है। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल इस बात को बताता है कि अगर कहीं भी इस तरह की कहीं डिफरेंस आ गया किसी क्वांटिटी की पावर में तो फिर वो इक्वेशन ठीक नहीं रहेगी, रॉन्ग हो जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इस डायमेंशन एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशंस हम कर सकते हैं, कितने ये यूजफुल हैं, तो इनका पहला एप्लीकेशन लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स into another। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, या ये कह दीजिए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। मतलब कहने का क्या है कि अगर MKS सिस्टम, मैंने 3 सिस्टम बताए थे, MKS सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, ये बताया था FPS फुट पाउंड सेकंड, तीसरा बताया था CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये तीनों सिस्टम आ चुके हैं पहले, शायद फर्स्ट चैप्टर में आ गए थे। तो अगर हम वेलोसिटी की यूनिट कहते हैं कि मीटर/सेकंड, तो ये हमारी हुई MKS सिस्टम में मीटर/सेकंड। इसे कहा जाए कि इसको सेंटीमीटर/सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो एक सिस्टम तो था MKS सिस्टम जिसमें हुई मीटर/सेकंड, दूसरे सिस्टम हो जाएगा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स। तो ये मीटर/सेकंड को सेंटीमीटर ग्राम/सेकंड में करेंगे तो मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो मीटर की जगह हो गया 100 सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड ही रहा। तो 1 मीटर/सेकंड, इससे पहले 1 मान लिया जाएगा, 1 मीटर/सेकंड को अगर कन्वर्ट करें तो हो गया 100 मीटर/सेकंड, 100 सेंटीमीटर/सेकंड। तो ये हो गया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन। इसी तरह से किसी भी यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड देखते हैं यहाँ। तो थ्योरेटिकली उसको किस तरह से हम करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ बातें
नोट करके चलेंगे कि भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं मीटर पर सेकंड कह रहा था, तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई बॉडी मूव कर रही थी तो उसकी स्पीड तो 1 मीटर पर सेकंड ही है। हम उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करके 100 सेंटीमीटर पर सेकंड कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। उसकी वेलोसिटी अभी भी उतनी है, वो तो अपनी स्पीड से जा रहा है। कैलकुलेशन तो हम कर रहे हैं, कोई 1 मीटर पर सेकंड कह रहा है, कोई 100 सेंटीमीटर पर सेकंड कह रहा है, बात तो एक ही है। तो मैग्नीट्यूड तो वही है, स्पीड उसकी वही है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है जब हम उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो सिस्टम कन्वर्ट करने से किसी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। दूसरी बात, तो बिकॉज, इस बात को नोट ही कर लेते हैं साथ साथ, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट अब जो ये हम कह रहे थे कि 1 मीटर पर सेकंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये 1 और 100 क्या है? इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़। न्यूमेरिकल का हम n यूज करेंगे सिंबल का। और ये क्या है? मीटर पर सेकंड था ये क्या है? ये है यूनिट। इसको u से डिनोट करेंगे। ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे नंबर बोलते हैं, ये हो गई यूनिट जिसे u कहेंगे। इन दोनों की अगर प्रोडक्ट की जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की प्रोडक्ट, यही आती है वो कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर उसकी यूनिट हम कन्वर्ट करें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की प्रोडक्ट वो मैग्नीट्यूड होगी जो कांस्टेंट रहती है। तो ये यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की वैल्यू प्रोडक्ट होती है कांस्टेंट। तो यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट दैट इज n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n यहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यू और u है उसकी यूनिट। जिस भी सिस्टम में जो भी यूनिट होगी, यूनिट के अकॉर्डिंग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब मीटर पर सेकंड थी यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, जब सेंटीमीटर पर सेकंड कहा तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी 100 हो गई थी। ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे, यानी डिफरेंट सिस्टम्स में उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पता करेंगे, और पहले सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में दोनों की प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टेंट ही आनी चाहिए। तो दैट इज इफ n1 u1 and n2, u2 are the numerical values and units of a physical quantity in two systems of measurement, देन पहले सिस्टम में n1 u1 की प्रोडक्ट आनी चाहिए दूसरे सिस्टम के n2 u2 के इक्वल। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बेस मानते हुए हम इस पहले एप्लीकेशन को आगे करने चलते हैं। तो नेक्स्ट इस तो आगे बढ़ जाता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। इस साइड को मैं यहाँ से खाली कर देता हूँ। चलिए हेडिंग ये रहने देते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक का आपने नोट कर ही लिया होगा, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। चलिए, इफ़ A, B and C are the dimensions of a physical quantity
in mass, length and time, and m1, l1 and t1 are the fundamental units in one system, and m2, l2, t2 नहीं, m2, l2 अभी कॉमा है बीच में, in the another system of mass, length and time respectively, किसी फिजिकल क्वांटिटी की ए बी सी डायमेंशंस हैं मास, लेंथ और टाइम में, और जो मास, लेंथ और टाइम है फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स का सिंबल हमने दिया है, मास का m1, लेंथ का l1 और टाइम का t1। ये तो पहले सिस्टम में है और ये दूसरे सिस्टम में है। इन फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं, इन पे अगर हम ये पावर चढ़ा देंगे तो ये उस फिजिकल क्वांटिटी की कहलाती हैं डायमेंशंस। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहता हूँ उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो मैं इन फंडामेंटल यूनिट्स पे ये पावर रेज कर दूंगा तो फार्मूला बन जाएगा। यानी फार्मूला कह दो या वो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन जाएगी। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट पे जो पावर चढ़ के और नई यूनिट बनेगी, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन जाएगी। तो देयरफॉर यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम, जिसे मैं U1 कह सकता हूँ, नाम दिया था अभी N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो U1 मेरा हो गया M1 L1 T1 और इनकी पावर A B C। ये फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट सी, ये किस तरह से रिलेट हैं आपस में और कितनी कितनी पावर इनकी हैं, इस तरह से ये किस डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट बना रही हैं, वो हमें मिल गई। ये फर्स्ट सिस्टम की बात हो रही है। यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन अनदर सिस्टम, दूसरे वाले सिस्टम में अगर मैं उसको U2 नाम देता हूँ तो वो हो जाता है M2 L2 T2 और डायमेंशंस उसकी चेंज नहीं होती हैं। डायमेंशनल फार्मूला चाहे उसे हम किसी भी सिस्टम में लें, जो लेंथ, मास चाहे हम ग्राम में लें चाहे किलोग्राम में लें, लेकिन पावर उसकी वही रहेंगी। डायमेंशनल फार्मूला में पावर चेंज नहीं होती है। तो ये तो हमारे U1 U2 आ गए। इफ N1 एंड N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज in these systems, respectively, then from N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इसमें हम यूज करते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस मास, लेंथ और टाइम में अगर ABC थी और मास, लेंथ, टाइम की फंडामेंटल यूनिट्स फर्स्ट सिस्टम में M1 L1 T1 थी, सेकंड सिस्टम में M2 L2 T2 थी, तो हम जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे जितनी पावर चढ़ा के उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन जाए
तो वे पावर उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहलाती, वो डायमेंशंस कहलाती हैं। इसलिए इन फंडामेंटल यूनिट्स पे हम इन पावर्स को रेज करके उस फिजिकल क्वांटिटी की हमने यूनिट बना ली। ये फर्स्ट सिस्टम में, ये सेकंड सिस्टम में। अगर दोनों सिस्टम में हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता चली तो हम जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की प्रोडक्ट होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब दोनों सिस्टम में वो वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी दोनों में उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम का मतलब दोनों में इक्वल आनी चाहिए। अब n1 की जगह n1 रखते हैं, u1 की जगह ये और u2 की जगह ये रख देते हैं और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ऊपर का मिटाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको। तो देयरफॉर n1 और u1 की वैल्यू रख देता हूँ m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। राइट साइड में n2 इक्वल टू n2 इंटू m2 l2 t2 और इनकी पावर a b c, इस तरह से। अगर मुझे n1 n2 में से किसी एक की वैल्यू पता है और दूसरे की वैल्यू निकालनी है तो एक को इधर रख के बाकी दूसरे को दूसरी तरफ ले जाओ। इफ n1 is given and n2 to be determined, then तो क्या करते हैं कि n2 को उधर रखते हैं और n2 के साथ जो मल्टीप्लाई में था उसे दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c और अपॉन m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 इसकी पावर a, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 इसकी पावर C। इस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना चेंज आता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करके, ये हमारा फॉर्मूला कन्वर्जन का हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक छोटा सा, तभी समझ में आएगा ये। मैं इस साइड का बोर्ड यूज करता हूँ, इधर एग्जाम्पल हो जाएगा। वो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन की बात करते हैं, इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ये हमें पूछा है। 5 मीटर पर सेकंड, चलो 1 ही कर लेते हैं। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताइए कितना आएगा। तो पहले सिस्टम में ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई n1 और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले क्या होता है, पहले तो ये क्वांटिटी कौन सी है भला, ये है एक्सीलरेशन। तो बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज L-T -2, डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। तो लेट इन फर्स्ट सिस्टम, ये वाला हमारा फर्स्ट सिस्टम है, लेट इन फर्स्ट सिस्टम द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, जिसे हम u1 कहेंगे, L-T -2 के साथ 1 लगा देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता ही है, फर्स्ट सिस्टम के लिए दोनों के साथ 1 लगा दिया। और L1 का मतलब हुआ मीटर और T1 का मतलब हुआ सेकंड। यहाँ सिंबल में दे भी देंगे, वेयर
L1 इक्वल टू मीटर और T1 इक्वल टू सेकेंड। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वहाँ पे? न्यूमेरिकल वैल्यू सिस्टम में हमारी है 1। ये इन सेकेंड सिस्टम, दूसरे सिस्टम में यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन हमारी हो जानी चाहिए, जिसे हम U2 कहेंगे, वही LT-2 जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके साथ हम 2 लगा देंगे। और अब की बार जो हमारा L2 हुआ वो हुआ सेंटीमीटर और T2 हुआ सेकंड। ये भी हम यहाँ लिख देंगे, यानी L2 इक्वल टू मीटर और T2 इक्वल टू सेकेंड। ज़्यादा छोटा हो गया दिखे, थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। सॉरी, L2 इक्वल टू सेंटीमीटर एंड T2 इक्वल टू सेकेंड। न्यूमेरिकल वैल्यू N2 हमें निकालनी है। तो अब हमारे पास N1 भी है, L1 भी, U1 भी है, N2 और U2। तो क्यों ना हम सीधा अपने फॉर्मूला लगाएं, देयरफॉर फ्रॉम N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू 1 रखी, U1 की वैल्यू हमारी L1 T1 की पावर -2 थी, N2 की वैल्यू हमें निकालनी है L2 T2 की पावर -2, इस तरह से रखी। N2 अब मुझे इस साइड को हटाना पड़ेगा। तो मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली साइड को नीचे ले आता हूँ। देयरफॉर N2 इक्वल टू L1 T1 की पावर -2 अपॉन, इससे पहले जो 1 है N1 की वैल्यू वो लिख देता हूँ, और नीचे L2 T2 की पावर -2। अलग अलग को साथ साथ लिख लेते हैं, L1 L2 को एक साथ, उसकी पावर 1, T1 और T2 को साथ, उसकी पावर -2, N2 इक्वल टू। अब यहाँ जो मीटर में था उसके लिए मीटर लिख दीजिए, जो सेंटीमीटर में था उसको सेंटीमीटर लिख दीजिए। L1 था हमारा मीटर और L2 था हमारा सेंटीमीटर, पावर 1। T1 भी हमारा सेकंड था, T2 भी हमारा सेकंड था, पावर -2। अब यहाँ पे क्या करना है कि मीटर के भी सेंटीमीटर बना लीजिए, ताकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाए। हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। अब इधर कोई यूनिट नहीं रहेगी। सेकंड से सेकंड कट गया, यूनिट खत्म हो गई सब। सेकंड से सेकंड कट के 1 बचा यहाँ। तो जितनी यूनिट थी वो सब खत्म हो गई। सेकंड से सेकंड कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, केवल 100 बचा। 1 की पावर -2 बची। 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए 100 की 1 में मल्टीप्लाई होके आ गया 100। तो ये हमें पता चला कि यहाँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100। यानी ये N1 था, ये U1 था, ये U2 था, तो N2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 100। यानी यहाँ से पता चला हमें कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ क्लियर हुआ होगा? तो इस तरह का छोटा मोटा एग्जाम्पल करने से ये कोई डेरिवेशन कुछ समझ में आया होगा। बाकी 2 एप्लीकेशंस हैं बिल्कुल ऐसे ही। चलिए उनको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अब तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कन्वर्जन करने की कोशिश कीजिए अपनी बुक से, और बाकी कल करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।